गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारत सरकार किस देश को उसके एकात्मक डिजिटल पहचान प्रारूप को लागू करने हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या फिर नेपाल? करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, मालदीव के साथ जो है भारत सरकार ने जो है अनुदान प्रदान करने के लिए भारत सरकार सहमत हो गई। किस चीज़ के लिए? उसके एकात्मक डिजिटल पहचान प्रारूप को लागू करने के लिए। तो भारत सरकार श्रीलंका को उसके एकात्मक डिजिटल पहचान प्रारूप यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गई है, जो कि आधार कार्ड पर आधारित है। तो जिस तरीके से जैसे हमारे भारत में आधार कार्ड है, उसी तरीके का श्रीलंका में यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, इसको लागू करने के लिए भारत सरकार जो है वो श्रीलंका को अनुदान प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। इस रूपरेखा को श्रीलंका सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। इसके तहत देखा जाए तो बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर एक व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण पेश किया जाएगा, जो साइबर स्पेस में व्यक्तियों की पहचान का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक डिजिटल उपकरण होगा। ठीक है, तो एक तरीके से डिजिटल उपकरण होगा, एक तरीके से आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है। जिस तरीके से भारत में जो आपका आधार कार्ड है, उसी तरीके से वहाँ पे एकात्मक डिजिटल पहचान प्रारूप होगा। ठीक है, और इसी के तहत जो है इसी को लागू करने के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका को अनुदान देने के लिए जो है वो सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो ये चीज़ था इंपॉर्टेंट आपके लिए। बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि हाल फिलहाल में किस देश में जो है खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई थी वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 विज्ञान मिशनों मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वार्म का चयन किया है? नासा, इसरो, जाक्सा या फिर CNSA? करेक्ट आंसर इज ए है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा देखा जाए तो 2 विज्ञान मिशन, जिनका एक नाम है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और दूसरा देखा जाए तो हेलियोस्वार्म, जो है इसका चयन किया गया है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम है राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन, ठीक है, नासा का देखिए हिंदी में फुल फॉर्म है, इसने 2 वैज्ञानिक मिशनों, जिसमें एक का नाम क्या है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, जिसे हम और दूसरे का क्या नाम है हेलियोस्वार्म, इसका जो है चयन किया गया है। ये मिशन देखा जाए तो क्या है, इनका कार्य जो होगा वो किसको समझने में जो है ये मिशन मदद करेंगे? तो ये सूर्य की गतिशीलता को, सूर्य और पृथ्वी के कनेक्शन को और लगातार जो अंतरिक्ष है, जो वातावरण है, उसमें जो बदलाव होता है उसको समझने में ये जो दोनों मिशन है वो क्या करेंगे? मदद करेंगे। यहाँ पे देखा जाए मोस की बात किया जाए तो मिशन जो है ये वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना को गर्म करने और उसे बाहरी क्षेत्र में विस्फोट करने वाली ताकतों को समझने में मदद करेंगे। वहीं हेलियोस्वार्म की बात किया जाए तो ये जो है मिशन, ये 9 अंतरिक्ष यान का एक तारामंडल या फिर स्वार्म है, जो चुंबकीय क्षेत्रों में उतार चढ़ाव और सौर पवन अशांति के रूप में ज्ञात सौर हवा की गतियों के पहले मल्टी स्केल इन स्पेस माप को कैप्चर करने में ये क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से जो कुछ भी वहाँ पे गतिशीलता होती है, सूर्य से संबंधित गतिशीलता होती है, क्या है, एक तरीके से पृथ्वी और सूर्य का किस तरीके से कनेक्शन है, कौन कौन से वहाँ पे जो देखा जाए बदलाव होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि चुंबकीय क्षेत्रों में जो उतार चढ़ाव आता है, इनके कारण जो है अंतरिक्ष के वातावरण में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को समझने में ये मिशन क्या है? मदद करेंगे। और इन 2 मिशन का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या है? मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, दूसरा है हेलियोस्वार्म, जो कि नासा का ये मिशन है। ठीक है, नासा के द्वारा चयन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? RBI के द्वारा, सेबी के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा या फिर सिडबी के द्वारा? तो देखा जाए नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के द्वारा जो है वो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो अगर देखिए नाबार्ड का आपको पहली बात तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से जानते हैं। इसने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड यानी कि जल विभाजक और वाडी कार्यक्रम, जिसे हम किसके नाम से वाडी कार्यक्रम, जो कि आदिवासी विकास से जुड़ी जो परियोजना होती है उनको वाडी कार्यक्रम कहते हैं। इनके तहत जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है
जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। तो जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। 11 राज्यों में शुरू किया गया है और ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत यानी कि जीवा कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो टिकाऊ आधार पर पारिस्थितिकी अनुकूलन कृषि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना है, कृषकों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है और इसका कारण ये है कि इन क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती काम नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे जीवा जो है एक तरीके से कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटर शेड कार्यक्रम के तहत नई परियोजनाओं का एक समामेलन है। ठीक है, और इसे 11 राज्यों में लागू किया जाएगा जिसमें 5 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र शामिल हैं जो पारिस्थितिकी रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जीवा कार्यक्रम के बारे में ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा लागू किया गया है? नाबार्ड के द्वारा लागू किया गया है। किस उद्देश्य से? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। किसके तहत देखा जाए तो ये जो आपके 11 राज्यों में जो वाटरशेड और जो वाडी कार्यक्रम के तहत जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, नाबार्ड के बारे में देख लिया जाए। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना देखा जाए तो 12 जुलाई को हुई थी, 1982 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो है आपका मुंबई में है और इस वर्तमान में जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं उनका नाम है गोविंदा रजुल चिंताला जो है वो इस समय वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे देखिए कुछ दिन पहले हम लोगों ने सिडबी की भी बात किया था। सिडबी का मुझे हेडक्वार्टर बताइए, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही सिडबी के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, अगला है हमारा कि सेबी के द्वारा किसकी अध्यक्षता में निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। देखिए पुनर्गठन, इसके पहले भी इस समिति का गठन किया गया था लेकिन फिर से जो है निवेशकों को संरक्षण करने के लिए और शिक्षा कोष पर जो है सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का जो गठन किया गया है सेबी के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? तो विजय कुमार की, अश्विनी मेहता की, राधा कृष्ण मौर्य की या फिर गुरुमूर्ति महालिंगम के अध्यक्षता में। तो करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, गुरुमूर्ति महालिंगम की अध्यक्षता में देखा जाए तो सेबी के द्वारा जो है एक समिति गठित की गई है इनके जी महालिंगम की अध्यक्षता में। किससे संबंधित है? जो निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर आधारित है। तो सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने गुरुमूर्ति महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर अपनी सलाहकार समिति का गठन किया है। इसमें देखा जाए तो जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर सलाहकार समिति जो है वो 8 सदस्यीय समिति है जो कि सेबी के पूर्वकालिक सदस्य जी महालिंगम की अध्यक्षता में गठित की गई है। ठीक है, 2013 में निवेशक सुरक्षा और शिक्षा कोष का सर्वोत्तम उपयोग करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक समिति गठित की गई थी और इस जो समिति गठित की गई थी वो उस समय देखा जाए तो उसकी अध्यक्षता किया गया था अब्राहम कोशी के द्वारा। तो इसके पहले वर्ष 2013 में ये समिति जो है निवेशक की जो सुरक्षा और जो है शिक्षा कोष का जो सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जो है इनके साधनों का पता लगाने के लिए सेबी के द्वारा समिति गठित किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो समिति गठित की गई थी वो अब्राहम कोशी की अध्यक्षता में किया गया था और पुनर्गठित जो समिति हुई है इस वर्ष यानी कि 8 सदस्यीय समिति जिसका जो है अध्यक्षता की जा रही है जो सेबी के पूर्वकालिक सदस्य थे जिनका नाम है जी महालिंगम की अध्यक्षता में किया जा रहा है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो स्थापना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 12 अप्रैल 1992 को जो है इसकी स्थापना की गई थी सेबी की। सेबी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है और वर्तमान में जो सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय त्यागी। ठीक है, ये था कुछ महत्वपूर्ण सेबी से संबंधित। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने किस देश के साथ पर्यटन सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो पर्यटन क्षेत्र से संबंधित भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिर मालदीव। तो करेक्ट आंसर इज बी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने जो है पर्यटन सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे देखा जाए जो दोनों देश यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली में पर्यटन क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और यहाँ पे देखा जाए इस हस्ताक्षर के यानी कि समझौते के दौरान भारत की तरफ से देखा जाए तो जो भारत के पर्यटन मंत्रालय की ओर से वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन था? ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर से जो सांसद, व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री माननीय दान तेहान के द्वारा जो है इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, भारत की तरफ से जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल थे और वहाँ से जो है मंत्री जो है ठीक है पर्यटन मंत्री जिनका नाम है
दान तेहान, इनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का देखिए उद्देश्य क्या है, समझौते ज्ञापन से जो है पर्यटन से संबंधित सूचना वो डेटा का आदान प्रदान करना, यानी कि जितना भी पर्यटन से संबंधित जो कुछ भी डेटा होगा ये दोनों देश आपस में आदान प्रदान करेंगे। पर्यटन हितधारकों विशेष रूप से जो होटल और टूर ऑपरेटर्स के बीच में सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। पर्यटन अतिथि में प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदाताओं के बीच में सहयोग व आदान प्रदान में सहयोग करेंगे ये दोनों देश एक दूसरे को। साथ ही साथ देखा जाए कलात्मक और खेल आयोजन में रुचि आदि क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान करेंगे ये जो दोनों देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, तो इस समझौते के तहत जो कि पर्यटन क्षेत्र से संबंधित जो समझौता हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो ये विभिन्न क्षेत्रों में ये दोनों देश जो है कार्य करेंगे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है? नीति आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? करेक्ट आंसर इज ए है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, तो री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। आइए देखते हैं, रिपोर्ट है तो कुछ बातें की गई होंगी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होगा इस रिपोर्ट में। तो जैसा कि देख रहे हैं नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। ठीक है, ये इस रिपोर्ट का शीर्षक है जिसको जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इस रिपोर्ट में देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि जो ब्रिक्स देश हैं, देखिए ब्रिक्स में हमें 5 देश हैं। ठीक है, भारत है, यहाँ पे देखा जाए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों के कंपेयर अगर किया जाए स्वास्थ्य देखभाल पे जो ये 5 देश खर्च करते हैं, उसमें भारत का खर्च जो है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ सेक्टर में सबसे कम जो है रखा गया है। इस रिपोर्ट में इस बात के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में जो अस्पताल हैं, उन अस्पताल के जो 65% जो बिस्तर हैं, ठीक है, जो बेड होते हैं अस्पतालों के, उसमें देखा जाए 50% की आबादी जो है आबादियों को सेवा प्रदान किया जाता है, जिसमें से देखा जाए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल में जो लगभग 50% आबादी को सेवाएं प्रदान की जाती है, यानी कि 65% पे देखा जाए तो 50% आबादी है। और वहीं देखा जाए 21 राज्यों और जो बचे 21 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो रहने वाले 50% लोग हैं, उनकी उस आबादी के पास जो है उस जो बेड हॉस्पिटल है उसके 35% जो है अस्पताल के बिस्तर अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरह का डिफरेंसेस इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसी के साथ साथ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बिस्तरों की संख्या में कम से कम 30% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, वृद्धि की जानी चाहिए। तो ये डिफरेंस बताया गया कि किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत जो है कितना पीछे है, खासकर कंपेयर किया गया है यहाँ पे ब्रिक्स देशों के बीच में, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं जो अपने देश में वो लोग जो हेल्थ सेक्टर्स में जितना खर्च करते हैं, भारत उनसे बहुत कम खर्च करता है। यहाँ पे आप उसकी तुलना भी की गई कि किस तरीके से मात्र आधी आबादी जो है 65% और आधी आबादी देखा जाए तो 35% पे जो है बेड को या हॉस्पिटल्स के बेड उनको अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये किया गया है कि अगर हेल्थ सेक्टर्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह पे जो बेड हैं अवेलेबल उनकी जो है संख्या को बढ़ाया जाए, खासकर 30%। और ये बहुत सारे इसमें सुझाव दिए गए हैं, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है वो है आपका ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, खासकर इस रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या विभाग द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण के लिए स्माइल का शुभारंभ किया गया है? तो स्माइल योजना, ठीक है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, महिला आयोग या फिर गृह मंत्रालय? करेक्ट आंसर इस बी है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा स्माइल योजना शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? जो भीख मांगने वाले लोग हैं और जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को क्या करना, उनका कल्याण सुनिश्चित करना, इस योजना का जो है उद्देश्य है। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ रोड, नई दिल्ली स्थित भीम सभागार में केंद्रीय योजना स्माइल, यानी कि स्माइल का फुल फॉर्म ध्यान रखेगा, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज, अर्थात आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता शुरू करने जा रही। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म तो जरूर ध्यान रखिएगा स्माइल का। किसके तहत, किस विभाग के द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? इस एम्ब्रेला स्कीम में देखिए किसको कवर किया जाएगा, तो ट्रांसजेंडर समुदाय को और उन समुदाय को जो भीख मांगते हैं। तो भीख मांगने के कार्य में जो लोग संलग्न हैं उनके लिए जो एक तरीके से ये कल्याणकारी उपाय जो है इसके तहत, इस योजना के तहत लाए गए हैं। इसके तहत जो है 2 उप योजनाओं को शामिल किया गया है। सबसे पहला जो है
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को शामिल किया गया है। दूसरा है भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, तो ये दो जो है इस योजना के तहत, स्माइल योजना के तहत देखा जाए तो दो उपयोजनाएं इसके तहत शामिल किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इसका फुल फॉर्म और विभाग किसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत जो है यह योजना उन अधिकारों को पहुंच को मजबूत प्रदान करती है, उन अधिकारों की पहुंच को मजबूत प्रदान करती है और उनका विस्तार करती है जो लक्ष्य समूहों को आवश्यक कानूनी सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन वचन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इसके तहत जो है पहचान, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, आश्रय और व्यावसायिक अवसरों के कई आयामों के माध्यम से आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने बताया, यहाँ पे स्माइल का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस विभाग के द्वारा, और दूसरा ये जो है योजना जो स्कीम है वो किसे जो है कवर कर रही है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय को और जो भीख मांगने वाले जो कार्यों में जो लोग संलग्न रहते हैं उनके लिए कल्याणकारी योजना है। इसके तहत उनका पुनर्वास करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत जो दो उपयोजनाओं को शामिल किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा कि हाल ही में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसके तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा, 80, 90, 100 या फिर 110। करेक्ट आंसर इज 100 जिलों को देखिए, ये विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत जो है 100 जिलों को कवर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए एम्पावरिंग गर्ल्स इन स्टेम। ठीक है, तो ज्ञान ज्योति का ये मकसद है जिसको देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया और इसमें देखा जाए तो 100 जिलों को कवर किया गया है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम की बात करें दोस्तों तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके द्वारा इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो डिपार्टमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी के विभिन्न महिला केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, तो यहाँ पे विज्ञान ज्योति का जो उद्देश्य है वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एंड गणित, देखिए यहाँ पे हमें स्टेम का फुल फॉर्म क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना। तो देखा जाए जनरली आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, इसमें जो है महिला प्रतिनिधित्व जो कम है उसको संबोधित करना, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के जो है रुझान जो है इस सेक्टर्स में स्टेम की तरफ जो है बढ़ाना, ताकि और भी जो है महिलाएं एक तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो लैंगिक असमानता एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसमें क्या है लैंगिक समानता लाने के उद्देश्य से इस पे कार्य किया जा रहा है। यह जो है पहले कदम के रूप में विज्ञान ज्योति को वर्ष 2019-20 में जो है स्कूल स्तर पर शुरू किया गया था, जिसमें देखा जाए तो कक्षा 9 से 12 की जो मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा में स्टेम यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ कार्यक्रमों और इसमें करियर बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये खासकर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है विज्ञान ज्योति। ठीक है, तो एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लैंगिक असमानता उसको क्या है समानता की तरफ ले जाना, जो महिलाओं का रुझान जो है इस सेक्टर यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जो मैथ हो गया, उस सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिला वर्ग जुड़े। ठीक है, उनका एक तरीके से रुझान बढ़े, तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य है, विज्ञान ज्योति का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एम्पावरिंग गर्ल्स इन स्टेम। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान ज्योति, और इस बार देखा जाए तो 100 जिलों को कवर किया जा रहा है विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत। ठीक है, अगला है हमारा कि वर्ष 2021 में आरबीआई दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने के खरीदार के रूप में किस स्थान पे, यानी कि सोने के खरीदारी में देखा जाए तो आरबीआई का कौन सा स्थान रहा है, पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे या फिर दूसरे स्थान पे। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, दूसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, सोने की खरीद के मामले में आरबीआई, तो आरबीआई जो है 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ जो थाईलैंड है, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड वर्ष 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार है। दूसरे स्थान पे भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहा है। इसमें देखा जाए अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड की बात करें तो 2021 में उसमें सबसे बड़ा वो सोने का खरीदार रहा है, जिसने देखा जाए 90 मैट्रिक टन सोने की खरीद की है। और आरबीआई देखा जाए वर्ष 2021 में देखा जाए तो 77.5 मैट्रिक टन जो है उसने सोना खरीदा है। और यह देखा जाए 2009 के बाद
अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खरीदारी है। वर्ष 2009 की बात करें दोस्तों, तो वर्ष 2009 में आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 मैट्रिक टन का जो है सोना खरीदा था। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थाईलैंड जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड जो है सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ा है सोने का खरीदार, और दूसरे नंबर पे जो है अपने देश का सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रहा है। ठीक है, अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपनी इम्यूनिशंस इन्वेंट्री यानी कि गोला बारूद सूची की रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ट्रैकिंग शुरू की गई है? भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ या फिर नौसेना? भारतीय नौसेना। करेक्ट आंसर इज ए है, भारतीय सेना के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसके बारे में देखें तो भारतीय सेना ने अपनी इम्यूनिशन इन्वेंट्री यानी कि गोला बारूद सूची की रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैगिंग शुरू की है। यहाँ पे देखा जाए तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद की पहली खेप इम्यूनिशन फैक्ट्री खड़की से सेंट्रल इम्यूनिशन डिपो पुलगांव भेजी गई। भारतीय सेना के आयुध सेवा निदेशालय और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड पुणे ने RFID टैगिंग के आरोपण को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे भारतीय सेना के द्वारा। तो दोस्तों ये चीज़ था हमारा आज का 10 MCQ। मैंने आज आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं किया। ठीक है, बाकी हम आते हैं वापस फैक्ट्स ऑफ द डे पे की अगले 5 साल के लिए दोबारा टाटा सन्स के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। कौन? N चंद्रशेखरन को देखा जाए दोबारा टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 39 वर्ष के जो इतिहास में देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली गई द्विपक्षीय वनडे सीरीज़ की क्लीन स्वीप किया है किसी के? भारत ने किया है। ठीक है, अगला हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अवार्ड का गोल्ड शील्ड अवार्ड जीता किसने जीता? गेल इंडिया ने जीता, गेल इंडिया लिमिटेड ने जीता। HIV वायरस की खोज करने वाले नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम था ल्यूक मॉन्टेमियर। ठीक है, आप यहाँ पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 13 फरवरी को मनाया गया। सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, तो इंडियन नेशनल वुमेन्स डे मनाया गया, 13 फरवरी को मनाया गया। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किस वर्ष किया गया था, और जिस वर्ष इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उस वर्ष ये अधिवेशन कहाँ पे किया गया था? इस अधिवेशन का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? वो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अगला है पुस्तक है जिसका नाम है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक कौन है? राजीव भाटिया है। अगला है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया गया। कब मनाया गया? 12 फरवरी को मनाया गया। इस बार इसका विषय क्या था यानी कि थीम क्या थी? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता इसका थीम था। अगला है हमारा कि एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे बनाया गया? बॉलीवुड अभिनेता है पंकज त्रिपाठी जो है वो कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये एक एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है। लास्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में उद्घाटन किया। किसका किया? राजभवन में नए दरबार हॉल का जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो कि मुंबई में उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमारा सबसे पहले स्पेशल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहाँ पे? अलीगढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, आप ये मुझे बताइए अलीगढ़ किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ठीक है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो है अलीगढ़ का कौन सा प्रोडक्ट है? ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में अलीगढ़ के बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा संस्थान में पहली बार चरक संहिता की शपथ दिलाई गई। किसमें? KGMU में जो है यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है लखनऊ का, वहाँ पे चरक संहिता की शपथ दिलाएगी पहली बार। ठीक है, अगला है स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित की गई थी। तो किस सम्मान से सम्मानित की गई थी? तो अवध रत्न पुरस्कार से सम्मानित की गई थी 1995 में। उत्तर प्रदेश में कैंसर सहायता केंद्र खोला जाएगा। कितने जिलों में? 12 जिलों में खोला जा रहा है। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल को कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 680 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल के लिए केंद्रीय बजट में। ठीक है, और हमारा आज का क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया जा रहा है और यह मिशन किस ग्रह से, ठीक है, संबंधित है? किस ग्रह से, किस सैटेलाइट से संबंधित है? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है,
बाकी दोस्तों डेली करंट अफेयर से संबंधित जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अपना डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, PDF को। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।